मेरे आजीज स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। आज बाबू हम लोग आखिरी चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है, जो आप सुन रहे हैं ये गीत है। और ये गीत भी बहुत ही बेहतरीन गीत है जो आप पढ़ रहे हैं। यूपी शहर के, यूपी में एक नदी है जिसका नाम है यमुना या जमुना नदी, दोनों कहते हैं। और जमुना की लहरें उठती है, कुछ कहती है, कुछ गाती है, गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। तो ये जो नदी है, ये अपने आप में ये लहरें जो है वो क्या कहना चाह रही है, उसका अक्स क्या कहती है, ये चीजें आज आप समझ जाइएगा कि गीत में जो ये सलाम मछली शायरी लिखे हैं, इस गीत में कहना क्या चाहते हैं। तो चलिए एक बार सभी लोग बता दीजिए, आवाज वगैरह सब क्लियर है? जल्दी से एक बार सभी लोग बता दीजिए कि सब चीजें क्लियर है। तो हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हम लोग गीत समझेंगे। गीत किसे कहते हैं? हालांकि गीत आपको एक भी सवाल गीत से नहीं पूछे जाएगा, ना ऑब्जेक्टिव और ना ही सब्जेक्टिव, ठीक है? लेकिन फिर भी गीत समझ लीजिएगा गीत क्या होगा, और आम भाषा में आप लोग समझ रहे हैं गीत क्या होता है। अभी देखिए इनके मुताबिक आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छा समझेंगे। देखिए सबसे पहले सलाम मछली शायरी जो ये गीत लिखे है, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। आप लोग आम जबान में समझ भी रहे हैं गीत क्या होता है, लेकिन एक किताब के मुताबिक समझिएगा तो और अच्छा लगेगा आपको। जिस तरह गजल उर्दू शायरी की बहुत ही मकबूल सिन्फ है। हम आपको गजल पढ़ाए थे, गजल में कम से कम 5 शेर और ज्यादा से ज्यादा कितने शेर होते हैं? तो आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा बाबू कितने शेर होते हैं? तो 17 या 19। तो देखिए जिस तरह से गजल मकबूल है, उसी तरह से हिंदी शेरी में, असनाफ में गीत की जो है ना सिर्फ कदीम जमाने से मकबूल है। कदीम के माने क्या होता है बाबू? पुराने जमाने से। और इसका अगर अपोजिट वर्ड पूछे, यानी इसको उर्दू में जिद पूछे, तो कदीम के जिद क्या होगा बाबू? जदीद। जदीद के माने क्या होता है? नया। और कदीम जमाने से मकबूल है, यानी कदीम जमाने से गीत क्या है? ये प्रचलित है, मशहूर है। उर्दू जबान ने जहां फारसी और अंग्रेजी के असरात कबूल करते हुए फारसी, अंग्रेजी और दूसरी गैर मुल्की जबानों की सिनफों को उर्दू जबान में ढालने की कोशिश की है, जो ये गीत है ना, हर एक जबान में कोशिश कर रही है कि हम भी जो है ना लिख जाए। इसी तरह शुरू से ही हिंदी के असरात कबूल करती है। तो एक तो सबसे पहले गजल हिंदी, तो एक आपको याद हो गया कि गीत जो है हिंदी जबान है ना कबूल करती रही। इसका नतीजा है कि उर्दू में गीत निगारी की रवायत ना सिर्फ कायम हो चुकी बल्कि इर्तिका यानी शुरुआत पजीर भी है। गीत हिंदी शायरी की बहुत ही कदीम और महबूब सिन्फ है। आप सोचिए ये जो गीत है ये कदीम सिन्फ किस चीज का बाबू? हिंदी का। ये सवाल पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में। महबूब सिन्फ है उर्दू, और उर्दू में हिंदी मिजाज की नुमाइंदगी करने वाली यह सिन्फ बहुत पहले से राज था, ठीक है? कुली कुतुब शाह से लेकर आज तक कई शायरों के यहाँ इसके नमूने मिलते हैं। ये दरअसल देहात के आवाम के मासूम और पाक धड़कनों की तर्जमानी है। अब आपको देहात सुनने को मिल रहा होगा तो समझ रहे होंगे कि देहात वगैरह में किस तरह से गीतों को गाया जाता है ना, और किस तरह से जो है ना कैसे एक दूसरे में जो है ना औरतें सब गीत को गाती है। तो वही कहा जा रहा है कि देहात के आवाम की मासूम और पाक धड़कनों की तर्जमानी है। खेत खलियान पर जाते वक्त देखते हैं ना मजदूर किसान गुनगुनाते हुए अपने दिलों की ताजगी बख्शने के लिए जो है ना करते हैं। मतलब कि आप इस चीज को समझ रहे कि देखिएगा कि अगर कोई गाय या भैंस चराने के लिए जा रहा हो तो देखिएगा उसके जबान पर कुछ कुछ गुनगुनाहट होती है। और वो गुनगुनाहट क्या होती है बाबू? तो गीत की गुनगुनाहट होती है, गीत की गुनगुनाहट होती है। तो आप सभी को पता है कि जो भी लोग जो है ना देहाती होते हैं वो क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गीत समझ गए, खेत खलियान है ना पर जाते वक्त मजदूर किसान गुनगुनाते हैं अपने दिलों की जो है ना, अपने दिलों को ताजगी बख्शने के लिए, है ना। ऐसा लगता है जैसे कुछ गाने और गुनगुनाने से मिजाज खुश हो जाता है। शादी ब्याह में रस्मों की अदायगी में देखते हैं आप लोग ना, अगर कोई चीजें हो रहा है तो आप लोग समझ रहे हैं, जैसे हम अगर देखते हैं कि मिलाद वगैरह होता है रात को, और अगर वो मिलाद खत्म हो गया तो अब औरतों को जो है ना मिलाद शुरू हो जाता है, यानी वही वो लोग गीत गाती है। और ना जाने अब तो ऐसा रिवाज आ गया है कि गीत के
शक्ल में जो है ना गाली गलौज सब माइक में ही करने लगी हैं लोग। तो ये गीत को जो है ना एक बिगाड़ने की समझिए कि चाल हो गया। सर देहाती क्यों बोल रहे हैं? देहाती लिखा हुआ है बाबू इसमें। तो देहाती मतलब गीत जो होता है वो औरतों के लिए एक समझिए कि उन लोगों का माइक लेने के बाद उन लोगों का जबान भी कंट्रोल में नहीं रहता है। मतलब कि देख रहे हैं साफ तौर पे लिखा है कि शादी ब्याह में रस्मों की अदायगी के वक्त, लड़कियों की रुखसती के मौके पर है ना विदाई वगैरह होता है तो उस वक्त भी गीत को गाया जाता है। जो नगमे गाए जाते हैं वह क्या होता है बाबू? वही गीत है। तो गीत देखिए रेड कलर में इसको कर दिए कि गीत किसे कहते हैं। तो आप लोग आसान अंदाज में अपने जबान में लिखिएगा कि खेत खलियान जाते वक्त मजदूर, किसान या शादी ब्याह के रस्मों में अदायगी की जाने वाली चीज को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? गीत कहते हैं। ठीक है। और अक्सर आप देख रहे होंगे कि माइक वगैरह लगा रहता है तो मिलाद अगर ख़त्म हो जाए उसके बाद जो है ना औरतें गीत को गाती हैं कि दूल्हे का शादी है ना। हर एक तरह की जो होती है, आप जो पढ़ी लिखी होती है तो अपने तरफ से गीत को गाती है। और नहीं तो आजकल गांव में जो है आम चाल ऐसा भाषा है कि बस अब आसपास कोई लोग है तो लोग सोच रहे होंगे कि कब जो है ना बंद हो गीत, क्योंकि वो गीत के रूप में एक दूसरे का जो है ना तंज हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं सर, बिना नोटिफिकेशन दिए पढ़ाना शुरू हो गया है बाबू, आ गया है नोटिफिकेशन। अब पढ़िए जब क्लास, आप जान रहे टाइमिंग है तो 8:30 में आप खुद अपने से जो है ना तैयार रहा कीजिए। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसलिए गीत का जज्बात की कच्ची अक्कासी करता है और इसमें नफ्सगी की कैफियत पाई जाती है। गीत की एक खास बात यह है कि इसमें हिंदी के नर्म व नाजुक और सबक अल्फाज का ही इस्तेमाल ज्यादा होता है, जिस गीत में काफी मिठास पैदा होती है। इसकी हलावत दिल को छू लेती है और बनावट के एतबार से एक खास और मुनफरद शनाख्त है। अहद हाजिर में इस सिन्फ को बखूबी बरतने वाले शायरों में सलाम मछली शहरी। अब गीत के देखिए लिखने वाले शायर आपको पूछ देगा, इससे सवाल नहीं, सिर्फ रेड जो किए हैं वो चीज देखना है। ठीक ना। तो शायर कौन कौन है? सलाम मछली शहरी, ठीक है। उसके बाद बैकल उत्साही, अजमल सुल्तानपुरी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जबीर रजवी, वसीम बरेलवी और इनके नाम काबिले जिक्र है गीत में। तो बस इतना ध्यान रखना है। अब हम लोग सीधे बढ़ेंगे सलाम मछली की तरफ और सलाम मछली के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम लोग गीत को सुनेंगे कि इस गीत में सलाम मछली शहरी क्या कहना चाहते हैं। चलिए तो अब देखिए बाबू सलाम मछली शहरी के बारे में। सबसे पहले इससे चैप्टर कौन था? तो इससे चैप्टर पहले हम लोग पढ़े थे कल, उसका नाम क्या था बाबू? उसका नाम था दोहे नाम था। और उसके लिखने वाले कौन थे? जफर गोरखपुरी। कब पैदा हुए थे? 1935 ईस्वी में। ठीक है, यूपी के गोरखपुर, यूपी यानी बाबू उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट है बाबू, क्लास शुरू है। अब क्लास दूसरे शुरू किया जाए। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो 1935 में जफर गोरखपुरी सलाम मछली शहरी के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। सलाम मछली शहरी का असल नाम बाबू अब्दुल सलाम है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये हो जाएगा PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा, जो आपके एग्जाम में एक बार पूछ दिया गया था कि सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था। तो ये एक पॉइंट है जो हम आपको लगाते जाएंगे, कौन सा याद करना है। तो अब्दुल सलाम हो जाएगा। ठीक है। मछली शहर जो है ना जौनपुर यूपी के एक कस्बा में, जहां एक कम होगा। ठीक ना, 1 जुलाई 1921 ईस्वी में पैदा हुए। क्लियर है। तो एक तो आपको पता चला कि 1921 ईस्वी कहां था? यूपी में कहां? तो शहर जौनपुर में। तो क्लियर हो गया, इनका असल नाम अब्दुल सलाम। आगे बढ़ेंगे। वालिद का नाम भी एक बार जो है ना ध्यान रखिएगा, अब्दुल रजाक है इनके। वालिद का नाम क्या है बाबू? अब्दुल रजाक। और दादा इस्माइल थे, मोहम्मद इस्माइल। वालिद की माली हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए सलाम मछली शहरी किसी तरह फैजाबाद जो है ना हाई स्कूल में दाखिल हुए और एक मुखलिस है ना मुखलिसुल्लाह कासिम के बच्चों को पढ़ाने लगे। और फैजाबाद में कयाम के दौरान, ये सिर्फ सुनना है, याद जो करना है वह हम आपको पॉइंट दे देंगे। फैजाबादी में कयाम के दौरान सलाम मछली शहरी सियासत में दिलचस्पी लेने लगे। यहां दिलचस्पी होगा। ठीक ना। जिसके नतीजे में तहरीक आजादी मतलब आंदोलन, यानी एक का तहरीक मतलब आंदोलन, आजादी जब हम लोगों का उस वक्त टाइम था, उस वक्त की बात, तहरीकी आजादी यानी आंदोलन आजादी हिंद से भी वाबस्ता हो गए। इसी जमाने में उनकी शायरी भी
क्या हुई बाबू, उनकी शायरी की भी इब्तदाई हुई, मतलब शुरुआत हुई, और वह तहरीक आज़ादी के पस मंजर में इनकलाब आफरीन नज़्में लिखने लगे। सियासत की वजह से उनकी तालीम भी मुतासिर हुई। मैट्रिक के इम्तिहान में क्या हो गए, नाकाम हो गए, ठीक है। फिर मैट्रिक का मुसावी का इम्तिहान पास करके लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां भी जल्द ही उनका तालीमी सिलसिला मुनक़ता हो गया, मगर दूसरी तरफ उनकी तहरीकी शायरी जोर पकड़ने लगी। मतलब देखिए, ये पढ़ने के लिए चाहे लेकिन इधर उधर गए, कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन शेर व शायरी इनके उरूज पर पहुंचने लगा, प्रचलित होने लगा। इस दौरान उन्होंने इनकलाबी नज़्मों का एक मजमुआ मेरे लिए शाये किया, जिसे बरतानी हुकूमत, बरतानी कहते हैं बाबू ब्रिटिश, जो ये अंग्रेजी हुकूमत थी, जब्त कर लिया, ठीक ना। सलाम मछली शहरी को मंजूम खत लिखने की भी आदत थी, चुनांचा अपने वक्त के अहम लोगों को वह ऐसे खुतूत लिखा करते थे। खुतूत के सिलसिला में आचार्य जो है ना नरेंद्र से उनका रवाबित मतलब मुलाकात हुआ, और वह फैजाबाद के एक रिसाला नगमा में एडिटर हुए। तो ये सब याद नहीं, सिर्फ ऊपर वाला जो पीला किया उसमें आपको याद करना, ठीक है। उसके बाद सलाम मछली शहरी ने उस वक्त शायरी शुरू की जब उनकी उम्र 14 साल थी, इसीलिए यहाँ आपको यहाँ लगा दिया गया है कि सलाम मछली शहरी किस उम्र में जो है ना शायरी शुरू की थी, तो 14 साल की उम्र में 1935 के आसपास उनकी पहली नज़म। अब देखिए 21 में पैदा हुए, और 21 में कितना जोड़िएगा, तो 21 9 30 5 35 यानी 9 5 14, तो यहाँ क्या लिखा है, 14 साल की थी। क्लियर है? हाँ, मैट्रिक में मछली जी फेल हो गए। हाँ, तो आप भी नहीं पढ़िएगा तो आप भी मैट्रिक में फेल हो जाइएगा। तो मैट्रिक में सलाम मछली फेल हो गए। आप सोच रहे होंगे, हम आपको बताए थे, याद है 1908 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर मैट्रिक का इम्तिहान पास किए, ये तो याद है आपको, ठीक है। 1922 ईस्वी में जफर नीचे आइएगा सैयद मोहम्मद जाफरी। 1925 में कौन पास किए थे मैट्रिक का इम्तिहान, सैयद परवेश आयदी। 1926 में कौन पास किए थे मैट्रिक का इम्तिहान, तो कहिएगा 1926 में किए थे सैयद मोहम्मद मोहसिन। और बाबू 1952 में कौन किए थे, तो कल जो पढ़ा है आपका जफर गोरखपुरी। तो मैट्रिक का इम्तिहान से भी आपको यहाँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अभी मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं, इसीलिए 5 ये इंपॉर्टेंट जो है ना आप याद रखिएगा। पहला भीमराव अंबेडकर 1908 में पास किए, उसके बाद 1922 में पास किए सैयद मोहम्मद जाफरी, 1925 में परवेश शाहिदी, 1926 में बाबू कौन किए थे, तो 1926 सैयद मोहम्मद मोहसिन। हाँ, एक और याद रखिएगा, 1931 में राजेंद्र सिंह बेदी भी मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे, और 1952 में तब ये जाके आखिरी में आपका कौन किए थे, तो कल पढ़ाए जो जफर गोरखपुरी। और तो ये तो आप कह ही रहे हैं खुद एक मछली फेल हो गए मैट्रिक में। तो इतना मैट्रिक से सभी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कल भी बताए थे ये वाला, ताकि आप लोगों का अच्छे से अच्छे रिवीजन हो जाए। क्लियर है? हाँ, तो आप अच्छे तरीके से समझ गए, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपको मैट्रिक के इम्तिहान से क्लियर याद होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। शाये हुई, इसके बाद ही वो तरक्की पसंद तहरीक से जहनी तौर पे मुतासिर हुए, हालांकि याद नहीं करना वो वास्ता थे, लेकिन सलाम अपने तौर पे कुछ ही शायरी करता रहा थे, लेकिन इसमें ना कि चुनांचे बाज में कहा जाए कि तजुर्बे भी किए, क्योंकि मजमुए जैसे पायल, बाजबंद, कल कुल जाए और ताइनी हीरे अपने वक्त में बहुत मकबूल है, लेकिन बुनियादी तौर पे सलाम जो थे वो तरक्की पसंद ही रहे। मतलब एक पहले था तरक्की पसंद तहरीक का आगाज पूछेगा तो ध्यान रखिएगा 1936 ईस्वी में, ठीक ना, और आपको करा भी चुके हैं। इनकी बाज नज़में भी है ना याद की जाती है, ऐसी नज़में में सड़क बिन, ये सब नाम है, और पीतल का सांप वगैरह काबिल जिक्र है, हालांकि याद नहीं। अब जो याद करना है, इन नज़मों में जिंदगी के तजुर्बात सादा है, लेकिन तर्ज फिक्र इनफरादियत है। 1944 में सलाम मछली का दूसरा मजमुआ जो है ना साथ हुई, जिसका नाम जिसमें कुछ ही नई और कुछ पुरानी, है ना, क्या था, जिसमें कुछ नई और कुछ पुरानी नज़में हैं। सलाम मछली शहरी ने गजल भी कहे, मतलब गजल भी कहे, गजलों में वही इनकलाब के लिए है, और यह लेप कभी कभी गुर्बत व अफलास की दुनिया में उन्हें ले जाती है, और यह दुनिया रोज़ अव्वल से ही एक नुमाया मौजू बनी हुई है। 1973 में लाहौर में सलाम मछली शहरी का इंतकाल हो गया। लाहौर बाबू कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा, लाहौर पाकिस्तान में है। तो ये 1973 ईस्वी में इनका क्या हो गया बाबू, इंतकाल हो गया। पैदा कब हुए थे, तो 1921 में पैदा हुए थे, और 1973 में इनका वफात हो गया था। अब हम लोग बढ़ेंगे गीत की ओर। तो सलाम मछली शहरी में देखिए, एक बार सुन लीजिए क्या क्या याद करना है। हाँ, सलाम मछली शहरी में देख लीजिए एक बार क्या क्या याद करना है। तो सबसे पहले पैदाइश याद कीजिएगा 1921 ईस्वी। यह किस सिन्फ के शायर थे, तो गीत के। और गीत किसे कहा जाता है, तो आसान जबान में समझ गए कि अभी देखिएगा खेत खलियानों में जाते वक्त किसान मजदूर अपने जो जबान से गुनगुनाते हैं, ऐसे लगता है उनके दिलों को सुकून मिल जाए, वो गीत कहलाता है, ठीक है। उसके बाद शादी वगैरह विवाह वगैरह होता है, तो उसमें भी औरतें जो है ना उस मौजू पर गीत को कहती हैं। क्लियर है?
तो चलिए आगे की ओर हम लोग कंटिन्यू करते हुए बढ़ेंगे और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में अब हम लोग गीत को सुनेंगे। तो एक बार बता दीजिए कि आप लोग तैयार है गीत को सुनने के लिए ना, और सलाम मछली इस गीत में कहना क्या चाहते हैं ये आप समझ जाइएगा। हम आपको बताएं कि जमुना कहिए या इसी को यमुना नदी कहिए, जो आपको कहा है तो यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। क्लियर है सर? हिंदी का बुक चेंज हो गया? नहीं बाबू, हिंदी का बुक चेंज नहीं हुआ है। वो आपके अगर स्कूल वगैरह में हम भी पता किए, बहुत सारे बच्चे हल्ला किए कि ना हिंदी का बुक चेंज, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सिलेबस जब इतना बड़ा कोई फैसला लिया जाता है तो उसमें अगर सूचना दिया जाता है, अगर सूचना नहीं दिया गया, अगर ऐसी एग्जाम ले लिया गया तो आप समझ रहे हैं पढ़ाने के बाद पूरा सिलेबस कौन बच्चा एग्जाम देगा? तो ऐसा कोई बात नहीं है। इसीलिए आपको जो बुक नॉन हिंदी का चल रहा है वही बुक रहेगा बाबू, और वही बुक आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, जिसमें हम आपको 15 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, 16 चैप्टर, उसके बाद आपको 6 से 7 चैप्टर और बच रहा है। चलिए क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं बाबू गीत की ओर, ठीक ना। और गीत में ये कहना क्या चाहते हैं, तो हम मौजू पे थे बाबू जमुना नदी, ठीक है। जमुना नदी ये जो है बाबू, जमुना या इसी को आप यमुना कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको पढ़ाने का अंदाज सबसे बेस्ट है। देखिए जमुना नदी कहिए या यमुना नदी। अब एक हम आपको अच्छा सा मिसाल दे रहे हैं, गीत समझ जाइएगा, फिर आपको सुना भी देंगे गीत कैसे क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ये कोई आपका नदी है, मान लीजिए आपके बगल में कोई तालाब है, ठीक है, नदी टाइप का है, आप वहां जाते हैं तो आपका उसमें अक्स दिखता है, अक्स नहीं समझ में आ रहा, आपका परछाई उसमें दिखता है, ठीक है, दिखता है। अगर आसपास नदी के पास अगर कोई ऐसा घटना हो जाए वो भी दिखता है उसमें। तो कहना यह है कि उत्तर प्रदेश से जो निकलती है यमुना नदी, वो होते हुए जैसे आ रही है, जहां जहां से गुजर रही है, वो अपने जबान में उसकी लहरें पुकार पुकार के कह रही है कि किस तरह से वो हर चीज को अपने आईने बनाकर अपने अक्स में दिखाती है, यानी परछाई की तरह। जैसे ताजमहल, ताजमहल देखिएगा जब जाइएगा आगरा में घूमने के लिए, हम वहां गए थे, तो ताजमहल के पास ही में यमुना नदी गुजरती है वहीं से, और वहां से होते हुए तब इधर की तरफ रुख मोड़ती है। और ना जाने अब ये अपने इजहार में कहते कहते बहुत जगहों को ये क्रॉस करती है। इसका कहना है कि हमारे अंदर, अब जैसे आप लोग गए, कोई हम बताएं कि जाइएगा तो वहां परछाई नजर आएगा, तो ये जो नदी है जो गुजरते हुए आ रही है यमुना नदी, इसका क्या नाम है कि ना जाने कई अक्स मेरे अंदर जो है ना। अब देखिए ताजमहल का जिक्र आया तो इसमें सवाल भी है, ताजमहल को किसने बनवाया था? आसान सा सवाल है, जो आप लोग जान रहे हैं कि ताजमहल को अकबर बादशाह बनवाया था। समझ में आ रहा होगा, है ना? सभी को याद होगा कि अकबर ने ताजमहल को बनवाया था, है ना? सबको याद है ना? तो हाँ, अब ये बात आप सभी को पता होगा कि ताजमहल को किसने बनवाया था। तो ये यमुना नदी जो आने वाले इसका अक्स यानी परछाई है, वो बयान कर रही है गीत के रूप में। कैसे बयान कर रही है सुनिए, अब समझ में आएगा आपको। देखिए कह रही है बाबू, जमुना के लहरें उठती हैं, कुछ कहती है कुछ गाती है। अब उसकी जो लहर है वो उठ के क्या कहती है? कुछ उठती है तो पहले कुछ कहती है, गाती है, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। क्या जाने क्या कह जाती है आकाश के हंस हंस मुख तारों से। अब मान लीजिए ये एक तालाब, ये मान लीजिए ये गेसिंग कीजिए कि यमुना नदी है, ठीक है, और यमुना नदी में अगर कोई किसी का परछाई नहीं आएगा लेकिन आकाश तो सीधा आएगा। तो कह रही है क्या जाने क्या कह जाती है आकाश के हंसमुख तारों से, क्या जाने क्या सुन जाती है इस दुनिया के नजारों से। अब दुनिया में कई प्रकार की घटनाएं होती रहती है, कहीं ये हुआ कहीं वो हुआ, उसको भी सब देखने को मिल रहा है। जमुना की लहरें उठती है, कुछ कहती है कुछ गाती है, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। शीशे से भी नाजुक लहर पर कितनी छाए पड़ती है ना? कह रहे कि अब जो शीशा कांच होता है, कांच आप समझ रहे हैं, शीशा जो होता है उस पर भी अगर कोई चीज देखिएगा, आईना समझ लीजिए, आईने में अपने आप को चेहरा देखते हैं ना, आईने में अपने आप को चेहरा देखते हैं तो नजर आता है अक्स। हाँ सर, अकबर ने बनवाया था। देखिए कितना अच्छे बच्चे हैं। एक जो है बच्चा, उसको नहीं याद है, वो लिख रहा है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, उनको याद नहीं है लग रहा है। बाकी सब बच्चे कह रहे हैं कि सर अकबर नहीं बनवाया। ये सब बातें तो क्लियर हो गया, ठीक ना। तो आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। तो इसी तरह से इसमें कह रहे हैं जब ताजमहल के कुछ कहता मुमताज की सूरत हंसती। मतलब अब देखिए ये यमुना नदी के पास में ताजमहल है ना। अब ताजमहल उसके अक्स में आता है, यानी नदी अपने अंदर दिखती है, और नदी जब दिखती है तो उसका अक्स यानी परछाई नजर आता है। तो सोचता है कि उसमें मुमताज की जो है ना नजर शक्ल आ रही है। ताजमहल को बनवाने वाले आप जान रहे हैं ना कि शाहजहां है, और वो सोचता है कि इसी में जो है ना उसकी बेगम की जो है ना शक्लें नजर आ रही है। जिस तरह से आईना में अपने शक्ल को परछाई देख रहा है, ये कह रहा है कि यमुना नदी के जो नदी है उसमें हम अपने महबूब को यानी मुमताज को, उनकी याद में, आप सभी को पता है कि शाहजहां ने ताजमहल जो है ना तामीर करवाई थी, आपको पता है ये सब बातें। आगे की ओर बढ़ते हैं। शाहजहां यानी खुर्रम, हाँ बहुत बढ़िया। शाहजहां के नाम बाबू खुर्रम था, जो 1592 ईस्वी में शाहजहां की पैदाइश हुई थी। शाहजहां के भाई भी कई भी थे, उनके पिता का नाम जान रहे हैं आप क्या है?
ठीक है। तो ये एक काल आता है, जैसे बाबर से शुरू करिएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, है ना, शाहजहां, औरंगजेब, तो उसके ऊपर जो हो जाएंगे वो पिताजी हो जाएंगे। ठीक है। तो शाहजहां के शासनकाल तो ये तो आपको हिस्ट्री में पढ़ना है, वैसे भी वो नहीं पूछा जाएगा। तो ये सब क्लियर हो गया। जमुना की लहरें उठती है, कुछ कहती है, कुछ गाती है, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। इनमें इन लहरों में पर भेजूंगी जुनून की हजारों ख्वाब अभी, यह आंसू नाजुक कलिया, यह चांदनी, यह महताब। महताब के माने बाबू चांद होता है ना। चांदनी मतलब कह रहे कि क्या जाने वो नदी में क्या क्या ही चीज अपने आते जाते में देखती है, और ना जाने कई चीजों को अपने अंदर संभाल लेती है। और आशाएं कहते हैं बाबू सूरज की किरणें की, आशाएं फना होकर भी जहां कुछ अमृत रस बहाती है। जमुना की लहरें उठती है, कुछ गाती है, कुछ कहती है, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। अब ये इतना आपको समझ में आया। अब जो देखिएगा इसमें असल में क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, अंजुम बेगम, यस। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। तो ध्यान रखिएगा, ये अदी नहीं, ये जमुना नदी है, ठीक ना बाबू। देखिए जमुना नदी हसीन लहरों में जिंदगी है, मतलब अब उसका बताया जा रहा है, जो हम आपको बताया भी आम भाषा में, लेकिन यहाँ दे भी देती है, कुछ बच्चे पढ़ के समझ सकते हैं। हालांकि ये चैप्टर 30 और 31 से सवाल सिर्फ 1-2 ऑब्जेक्टिव आया है, और 1-2 नंबर वाला पूछा गया, वही कि ताजमहल की तामीर किसने कराई थी। तो ये तो सब लोग जान जाते हैं, सुनते सुनते ही याद हो जाता है। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। लहरों में जिंदगी है, कुछ दर्द और कुछ दास्तान, जो नदी अपने लहरों के जरिए कहना चाहती है। हम बताए भी कि नदी के जो ये लहर है वो लहरों के जरिए बताना चाहती है अपने दुख, अपने दर्द को, अपनी कहानी बता रही है, अपनी दास्तान को सुना रही है। और लहरें अपनी जबान में क्या कर रही है, दर्द, वो दिल को क्या करती है, वो गाती है, और गाते गाते जो है ना अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है। लहरें गाते गाते सपनों यानी ख्वाबों की हसीन दुनिया में खो जाती है। नदी की यह आसमान के हंसते हुए रोशन तारों, है ना, रोशन तारों की तरह ना जाने अपनी हरकत और अमल के जरिया क्या कहना चाहती है। लहरों के उठने गिरने और उछलने में क्या राज है। अब जाहिर सी बात है, देखिएगा अभी आप बाढ़ को देख सकते हैं, पानी को रोकना कितना नामुमकिन है। ये सब लहरें ऐसे उठता है। अब पानी जो है ना किसी के बस में नहीं है कि पानी को रोक दीजिएगा, ठीक ना। पानी जान रहे हैं कि आप सबसे ज्यादा हिस्सा जो है पानी का ही है। तो वही कहा जा रहा है कि ना जाने उसकी जो लहरें है, वो लहरें जो है, वो लहरों के उठने गिरने और उछलने में क्या राज है। यह लहरें रोज दुनिया के मनाजिर को देखती है ना। नदी अब गुजर रही है आसपास से, कई जो है ना स्टेट पार कर रही है, तो सब चीजें मंजर देख रही है, और वही अपने लहरों के जरिए ये उस मंजर को बयान कर रही है, देखती है, और ना जाने क्या सुनती है और क्या पाती है ना। उसके बाद शीशा से भी नाजुक और साफ। अब जाहिर सी बात है, पानी जो देखिएगा नदी का कितना साफ होता है, तो वही कह रहा है शीशा से भी नाजुक। अब जो नाजुक शीशा से हो क्या ही कहना। और शफाक जो है लहरों पर ना जाने कितने लोगों का अक्स पड़ता है। अब जाहिर से हम आपको दिखाएं, है ना, जैसे हम आपको बताएं कि छोटा सा गांव में अगर तालाब है, आप भी जा रहे हैं, आपका भी अक्स आया, है ना। ताजमहल का दूसरा नाम मुमताज महल। अरे भैया छोड़ो अब उसको, ताजमहल और शाहजहां ये उतना भी नहीं है जो तुम लोग खाली वही दिख ही रहा है सबका। एक बच्चे लिख रही है कि शाहजहां कट अकबर राइट, हाँ, और मुस्कुरा रही है ताकि पता चले कि हाँ सर आपका बात सही है, अकबर ने ताजमहल को बनवाया था। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि जो भी नदी अपने अंदर देखती है वो बयां कर देती है, और ना जाने कितने लोगों का अक्स यानी परछाई पड़ता है। और ये लहरें मुख्तलिफ परछाइयों को अपने नाजुक दामन में समेट कर ना जाने किन का गम जो है ना क्या करती है, वो कहीं एक तरह से, अब मान लीजिए कोई अगर एक तरह से घटना हुआ उसको भी वो नदी की लहरें देखती है, अगर कोई अच्छी चीजें आई वो भी देखती है, ट्रेन आते जाते गुजरती है, मतलब बहुत सारी चीजों को करती है। बेजान इमारत ताजमहल, अब देखिए आया, उसमें जान नहीं है इसीलिए लिखा गया है बेजान इमारत। ताजमहल भी अपनी खामोश जबान से कुछ कहता है, जिस जबान को सिर्फ महबूब बेगम ही सुन पाती है। अब जाहिर सी बात है, ये मोहब्बत एक ऐसी चीजें है कि मोहब्बत का भाषा एक दूसरे को ही समझ में आती है ना। तो यही कहा जा रहा है कि कुछ कहता है जिस जबान को सिर्फ बेगम ही सुन पाती है और मुस्कुरा उठती है। शायर ने गीता के हसीन ख्वाबों से बहुत दूर इसके आशिक। अब देखिए ये गीता इसकी महबूब है और आशिक का नाम घनश्याम है, ठीक ना। तो वही कह रहा है गीता के हसीन ख्वाबों, मतलब ये इनकी गीता जो है प्रेमिका, वो कह रही है उसकी हसीन ख्वाबों से बहुत दूर उसका आशिक घनश्याम। और दर्द फिराक कहते हैं जुदाई के दर्द, है ना, जिनसी बजाने की तशबिया पेश की है, मतलब पेशन गोई की गई है कि किस तरह से दर्द हो सकता है एक प्रेम और प्रेमिका के जुदाई होने का। गोया नदी की लहरों के साथ साथ भी यही मामला है ना। अब नदी किसका आशिक है भैया, जमुना गंगा को खोज रही है का, और उसकी सहायक नदियां बन, इधर देखिएगा तो बहुत सारी नदियां के सहायक नदी भी होती है, छोटे छोटे नदियां को सहायक कहा जाता है, उसमें जो आके मिलती है। तो ये भी लग रहा है नदियां जो है ना खोज रही है किसी को। जमुना
नदी अपनी लहरों में ना जाने कितने दर्दो गम, है ना, तड़प, कष्ट और हिजर, हिजर यानी जुदाई, विशाल परछाइयों और ख्वाबों को देख चुकी है ना, हर एक घटना को देखती है। हजारों हजार गम के आंसू, निशात यानी मुस्कुराहट, करबो तरबो को, लहरों को जो है ना जरिए अपने दामन में समेटे हुई है, और अभी हजारों हजार ख्वाब अपनी लहरों की गोद में सुलाएगी। अभी देखिए, अभी बहुत चीजें बाकी है देखना। सर मुमताज याद करती है, अच्छा आप लोग भी ऐसा कुछ काम कीजिए कि आपका नाम बने, है ना। दूसरे का मिसाल, अभी आपका उम्र है कि आप भी कुछ कर गुजर जाइएगा। वो भी एक शख्स था जो उस वक्त बादशाह था, आप भी एक शख्स हैं, मेहनत करेंगे तो आप भी कुछ कर जाइएगा, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, है ना, मेहनत कर रहे हैं सिर्फ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मेहनत करेंगे और किस तरह से कामयाब हो जाएंगे ना। सर ये अलग भाषा होता है क्या? हाँ ये अलग भाषा होता है। हाँ अब देखिए कोई कोई चीज़ें होता है, जैसे ध्यान दीजिएगा, अब नदी कह रही है कि वो भी अपना गम, आंसू, निशात यानी मुस्कुराहट वो छुपाई बैठी है। तो वो इसी तरह से सबका एक अपना अपना लैंग्वेज होता है बात करने का, वो समझ सिर्फ वही पाती है जिसको वो समझाना चाहता है। एक शेर उसमें पढ़ाए थे ना उनका, कि उसमें कहना चाह रहे कि क्या बताएं गम का हाल ये पूछते हो, कोई मेरे जैसा गम गुसार हो। तो अब कह रहे हैं कि अगर मेरे दिल से कोई गुजरा होगा, अगर मैं उसको बात को सुनाऊंगा तो उसको समझ में आएगा। अब मैं अपना कहानी ऐसे शख्स को बताऊंगा जो मेरे बारे में कुछ जानता ही ना हो, तो क्या सुनेगा और क्या मेरे दिल को बोझ को हल्का करेगा। तो कह रहे हैं कि बस उसी को अपने कहानी, अपने दिल की गम को बात बताया जाए जो उस चीज को समझता हो, और ऐसे में किसी और को कहानी सुनाने से कोई फायदा नहीं है। तो ये समझ में आ रहा है। का ना जाने अभी ये जो नदियां है, कई लहरों जो है अभी और क्या कह रही है कि सुलाएंगी, है ना। नदी ये ना उम्मीद नहीं है ना, कह रही है फिर भी उम्मीद छोड़ नहीं रही है अपना। नदी को यकीन है कि इन ख्वाबों की ताबीर सामने आएगी, मतलब एक ना एक दिन जो ये ख्वाब देख रही है उसकी ताबीर, मतलब जो इसकी हकीकत है वो सामने आएगी। उम्मीद फना होकर भी महमूद नहीं, यहाँ महबूब है, ठीक ना। उम्मीद फना होकर भी महबूब को उम्मीद और वसल का अमृत रस नोश कराती है। कह रहे कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, अगर प्रेम प्रेमिका से बिछड़ गया है, अपने महबूब और आशिक से बिछड़ा हुआ है, तो एक ना एक दिन उसको उम्मीद है कि एक जो है उसको मिलेगा ज़रूर, और उसमें सब्र करनी पड़ेगी। तो यही बात है जो आप आसान तरीके से समझ गए होंगे, है ना। चलिए क्लियर है। गालिब, गालिब के तो बारे में कितने बातें आपको सुनाए हैं, बहुत अच्छी अच्छी। चलिए बताइए एक बार, सभी लोग समझ गए अच्छी तरीके से गीत को, ये चीज को, सलाम मछली शहरी के। अब देखिए जो इसमें सवाल है, ये किताब का सवाल है, इस चैप्टर और वो चैप्टर, दोनों चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे, एक ही साथ ला देंगे, है ना। दोनों चैप्टर का एक ही साथ, अगर आज टाइम मिला तो आज ही दोनों का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अगर नहीं तो कल दोनों का साथ में, कल का ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ है और आज का ऑब्जेक्टिव दोनों में साथ कर देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपका किताब में जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ऑब्जेक्टिव। और देखिए जो किताब में सवाल रहता है ना, समझिए कि उस ऑब्जेक्टिव को एग्जामिनर जानबूझ कर देता है। याद रखिएगा, सिलेबस एक ऐसा, आप नाम सुनते हैं सिलेबस, ये कोई आम लफ्ज या शब्द नहीं है, मतलब कि वही से पूछा जाएगा। तो ये चीजें आप समझ जाइएगा, जो आपके किताब में दिया है सबसे पहले उसको जानना जरूरी है। तो ये किताब में जो है वो ऑब्जेक्टिव है, फिर ऑब्जेक्टिव अपने तरफ से उसको बनाए हैं तो वो भी है, ठीक ना। तो सलाम मछली शहरी किस सिंह के शायर है, सिंपल सा सवाल है। जी सर बिल्कुल। तो बिल्कुल सभी लोग जवाब दे रहे हैं कि सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, गीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, गीत हो जाएगा, ठीक ना। और गीत राइट आंसर। नोश करना मतलब अगर किसी को आपको दे रहे हैं, कहिए नोश कीजिए, मतलब पी लीजिए, जो चीजें हैं उसको अपने अंदर ग्रहण कर लीजिए, तो ये नोश होता है। चलिए सवाल नंबर 2, जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबा से गुजरती है। कितना आसान सा सवाल है। जो यमुना नदी है या इसी को जमुना नदी कहते हो, अब बताओ कितना हम तुमको बारीकी से पहले बताए हैं। आंसर सी। चलिए तो बिल्कुल सही जवाब बाबू उत्तराखंड नहीं होगा, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश या बिहार। यहाँ बिहार है, ठीक ना। यहाँ क्या है बाबू, बिहार, ठीक है, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश, तो कहिएगा जी सर यमुना नदी जो है वो यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है।
चलिए, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई? ये 2 नंबर में भी दिया था आपका, और सेंटअप एग्जाम में, आपका स्कूल में, ये हर जगह सवाल को ला दिया जाता है। मतलब कुछ कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो फिक्स से होते हैं, मतलब उसको देना ही देना है, चाहे ऑब्जेक्टिव में रहे या आपको 2 नंबर का। तो एक तो देता है कि ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर यानी बनवाई थी, तो वह आंसर आप देख रहे हैं हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। जल्दी से लगाइए। और सभी लोग आंसर दे रहे हैं कि सर इसका आंसर अकबर हो जाएगा। तो ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो राइट आंसर बाबू शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आंसर देना है, ठीक ना। अब पता है कुछ कुछ बच्चे को अगर पता भी नहीं होगा तो भी समझ लेगा कि सर अकबर बता दे तो अकबर हो गया। नहीं बाबू, असल आंसर जो है ना शाहजहां हो जाएगा, इसी को खुर्रम। तो आंसर बाबू शाहजहां हो जाएगा। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। और देखिए जो ये आपका जेल में शेर का दूसरा मिसरा पूरा करे, क्या जाने क्या कह जाती है, तो ये आप जान रहे हैं कि अपनी दुनिया में जाती है, कहते कहते खो जाती है। ये एक सवाल है, आकाश का मुतरादिफ, आकाश यानी ऊपर, मुतरादिफ कहते हैं बाबू पर्यायवाची शब्द को, ठीक ना। अब मतलब वो क्या हो जाएगा? आफ्ताब को क्या कहते हैं बाबू? आफ्ताब ये सूरज है, आफ्ताब जो है सूरज, ठीक है। खुर्शीद बाबू किसे कहते हैं, और अफक किसे कहते हैं, आसमान किसे कहते हैं? तो एक तो आंसर आप इसी का ऐसे लगा रहे हैं कि सर आकाश यानी लगा दीजिए आसमान, यानी इसका मुतरादिफ पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आसमान हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। अब सवाल आपका किताब में मुख्तसर सवालात है, ठीक है। सलाम मछली शायरी के 5 जुमले लिखे, इनके बारे में देखिए। कोई के बारे में अगर लिखने के लिए आए 5 जुमले, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपको बाय द वे हो सकता है, देखिए इतना जल्दी सिलेबस आपका मुकम्मल हो गया तो हमें नहीं लगता है आपको फुल टाइम मिलेगा रिवीजन का, चैप्टर का देखने का, दोबारा याद करने का। तो आपको बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारे सवालात को आप याद कर लीजिए। तो देखिए ऐसा सवाल आए, अगर सलाम मछली शायरी के जिंदगी पर 5 जुमला किसी के बारे में आ जाए, 5 जुमला लिखने के लिए आपको पैदाइश तो याद होगा, वो लिखिए। उनके बारे में जो जान रहे हैं, जैसे मैं ये गीत के शायर है, लिखिए गीत के शायर है, इनका ये गीत है, लिखिए ये। मतलब हमारा कहना है कि आपको जो याद है उसके बारे में आप लिखिएगा, आपको नंबर जरूर मिलेगा। 5 जुमला मतलब जैसे अगर हम कहें सलाम मछली शहरी का पैदाइश 1921 ईस्वी में हुआ, तो 1 जुमला हो गया। अगर चाहे तो हम कहें सलाम मछली शहरी का जो पैदाइश है वो शहर जौनपुर में, तो 2 जुमला हुआ। तो ये ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो देखिए एक बच्ची क्या अच्छा कमेंट किया सर, उसके बारे में जो जानते हैं वही लिख देंगे। क्या उस्ताद जी? हाँ बिल्कुल वही लिख। क्या कॉपी एक बार जहन में, मेरे हर स्टूडेंट को अपने जहन में डाल देते हैं, कॉपी को खाली छोड़ के एग्जामिनेशन हॉल से नहीं आना है। ये इतना अपने माइंड में अभी से फिट रख लीजिए। और डेली जो है ना उर्दू का क्वेश्चन आंसर जरूर बनाइए। वही लोग 90+ लाएंगे जो लोग उर्दू को डेली लिखते हैं। मतलब अगर बैठे हैं तो 2 पेज डेली लिखिए, डेली। और जिनका कमजोर है उसका एकदम बेहतरीन तरीका है कि 2 पेज डेली लिखिए। 2 पेज डेली लिखिएगा, आपका राइटिंग बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक ट्रिक रहा कि अगर 90 नंबर लाना है तो इस चश्मा से इस चश्मा की तरफ आ जाइएगा तो आपको 90 नंबर मिल जाएगा। तो समझ गए इस चीज को। तो डेली 2 पेज और क्वेश्चन आंसर बनाइएगा तो खुद हो जाएगा, है ना। वहां हम लोग जो पढ़ाते थे ऑफलाइन में ना, तो वहां बच्चों को 2 पेज डेली मंगाते थे लिखवा के, और चेक करते थे, उनकी गलतियां को बताते थे और उनको सिखाते थे यहाँ गलती है वहां गलती है। तो आपको भी लिखना है, बिल्कुल उस्ताद जी। चलिए, तो ये मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल क्यों तामीर की थी? तो एक सवाल अपने आप में। गीत लिखने वाले पर 4 मुस्लिम शायरों का नाम बताइए। इस नज़म में शायरों ने किस बंसी बजाते हुए पेश किया है? आशाएं फना होकर क्या कहती है? सबका आंसर है, जबकि आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। देखिए किसी के बारे में, जिंदगी के बारे में। अब ये अब इतना चैप्टर पढ़ा चुके हैं, अगर एक एक चीजें को पढ़वाते रहिएगा तो बताइए अपने से कब लिखना और पढ़ना सीखिएगा। आप आंसर जो है ना अपने जबान में लिखिए, इसीलिए वहां लिखा रहता है फर्स्ट पेज पे, जितना मुमकिन हो सके उतना ही अपने शब्दों में ही जवाब दे। सलाम मछली शायरी का असल नाम अब्दुल सलाम, जौनपुर शहर यूपी में पैदा हुए, कस्बा में, है ना। अब्दुल रजाक, वालिद के नाम मोहम्मद इस्माइल, दादा के नाम जहां 1 जुलाई 1921 में पैदा हुए। वालिद के माँ की हालत अच्छी नहीं थी। सलाम मछली शायरी किसी तरह फैजाबाद के फॉरबॉस हाई स्कूल में दाखिल हुए और एक मुखलिसुल्लाह कासिम के बच्चों में पढ़ाने लगे। आसान सा सवाल है। दूसरा नंबर, ताजमहल क्यों तामीर करवाई गई? तो ताजमहल यानी मकाबरा, मलका मुमताज महल, जौजा, जौजा कहते हैं बाबू बीबी को, जौजा शाहजहां भारत के शहर। अब भारत यानी भारत ना लिखे आप चाहें तो अपना प्यारा सा हिंदुस्तान भी लिख सकते हैं, ठीक ना, हिंदुस्तान, ठीक है। तो हिंदुस्तान जो है बाबू, हिंदुस्तान के शहर आगरा में वाक़ है। संगमरमर से बनी एक अजीमुशान इमारत, इमारत यानी घर, ठीक है, जिसे मुगल शहंशाह
शाहजहां ने अपनी जौजा की मोहब्बत में लाफानी यादगार, लाफानी कहते हैं ला मतलब उसके जैसा कुछ नहीं, अब उसके जैसा बनबे नहीं करेगा, लाफानी यादगार के तौर पर दरियाए जमुना के, दरिया कहते हैं बाबू नदी को, दरिया जमुनी के साहिल कहते हैं बाबू किनारा, यानी जमुना के नदी के किनारे पर बनाया था। तो ताजमहल क्यों तामीर करवाया गया था? यह एक मकबरा है, अपनी जौजा यानी बीबी भारत हिंदुस्तान के शहर आगरा में है, संगमरमर से बना था, अजीमुशान इमारत है जो शहंशाह शाहजहां ने अपनी जौजा की मोहब्बत में लाफानी, लाफानी कहते हैं ला के माना होता है ना, अब कभी फना ना होने वाला, उसको बनवाया था। और जानते हैं कि आप इतना 7 अजूबों में एक ताजमहल भी शामिल है, तो ऐसा इमारत बनवाया था। तो ये भी आप लोगों को आसान अंदाज में क्लियर हो गया। गीत लिखने वाले 4 मुस्लिम शायरों के नाम सलाम मछली शायरी, बैकल उत्साही, अजमल सुल्तानपुरी, जबीर रजवी, वसीम बरेली। तो कितना हो जाएगा? ठीक है। सवाल नंबर 4, शायर ने गीता के हसीन ख्वाबों से बहुत दूर उसके आशिक घनश्याम और 2 फिराके की बंसियां, जिनसी नहीं बंसी बजाने की तशबिया पेश की है। आशाएं फना होकर कुछ अमृत रस बहाती हैं। सर कल कौन सा बुक पढ़ाइएगा? अभी आपका एक और बुक है रोशनी, वो तो मजा ही है, जब पढ़ाएंगे तो खूब हंसीएगा, है ना, खूब हंसीएगा। 90 नहीं, एक बच्ची करिए सर 90 नहीं, 90 कट, 100 जो है 100 कहिए तो लाओ 100, हम तो चाहते हैं कि आप 100 लाइए। एक बच्चे का 98 नंबर आ गया है ना उर्दू में 10th में इसी साल। हम चाहते हैं कि अभी मेरे में कुछ कमी ना रहे और आपको नंबर लिया है 99 या 100, ये आप लोग रिकॉर्ड तोड़ देंगे, इसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे आप लोग। अभी ये 2024-25 का रिकॉर्ड बना है, तो आप 2026 का रिकॉर्ड बनाइए, कम से कम 99 लाइए, है ना, 99 लाइए। उस साल 2000 जब हम थे वहाँ तो 2024 में था, मेरा बच्चा का स्टूडेंट था 97 नंबर, अभी आया 98। अब बताइए कि ये रिकॉर्ड 99 कौन बनाएगा? देखते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। हम सर मजमून कैसे लिखेंगे ध्यान रखिएगा। मजमून दरखास्त आपको 12th वाले आर्ट्स क्लासेस चैनल पे अभी 1 या 2 दिन बाद देखने को मिलेगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। उसमें जो 12th वालों की भी जरूरत है और आपको भी जरूरत है, और आपके भी पैटर्न पर तैयार कर रहे हैं 12th वालों की, क्योंकि ग्रामर जो होता है बाबू वो 10th और 12th का सेम होता है। जो आपके उसमें पूछा गया है 2024 में, उसमें भी पूछा गया, 10th में भी वही ग्रामर। तो एग्जामिनर यकीन है उर्दू का कौन हो सकते हैं, तो समझ ही रहे हैं। तो बस इशारा काफी है, तो जब ग्रामर लगे 12th वाले आर्ट्स चैनल पे तो आपको भी आ जाना कोशिश करना है सुबह 6 बजे, ठीक है। अभी तो 12th वालों के एक टॉपिक क्लियर कर ले कॉमन क्लास में, ठीक ना, तो वो भी सब क्लियर हो जाएगा। मजमून कैसे लिखे, दरखास्त क्या होता है, खत क्या होता है, सारा चीज बताएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब ये कल कराएंगे, है ना, अब ये दोनों का ऑब्जेक्टिव एक साथ ले लेंगे और बेहतरीन अंदाज में कल दोनों का ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे, आसान तरीके से आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि आपका चैप्टर ये मुकम्मल हो गया। कल जो है 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, जो दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा तो आसान तरीके से क्या हो जाएगा, आपका दरक्षा खत्म हो जाएगा, तब बचेगा रोशनी, और उसके बाद जो नॉन हिंदी है उसमें आपका 5 से 6 चैप्टर होगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बाबू आज के क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं बाबू कल 2 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। तो आज के लिए इतना ही, सभी को बाबू अस्सलाम वालेकुम।